आज हमारे बीच में डॉक्टर आरती चौहान, जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रानीखेत उत्तराखंड से अपने स्पेशल लेक्चर के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने विभाग की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से। और डॉक्टर आरती चौहान की एजुकेशन बरेली कॉलेज बरेली से हुई है। इन्होंने वहीं से एमएससी की है। एमएससी करने के बाद वहां से नेट क्वालिफाई किया है। उसके बाद हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर के सीधे रानीखेत में आपका अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। हम, चूंकि मैं खुद बरेली कॉलेज बरेली का पढ़ा हुआ हूं, तो हम दोनों ही लोगों का जो अल्मा मातेर है, जिसको बोलते हैं, बचपन एक ही जगह बीता है। तो जहां वहीं से हमने भी पढ़ाई सीखी है और वहीं से डॉक्टर आरती चौहान ने भी पढ़ाई सीखी है। और बरेली कॉलेज बरेली बॉटनी डिपार्टमेंट से बहुत कम लोगों का नेट में सिलेक्शन हुआ है। तो डॉक्टर आरती चौहान का नाम गोल्डन वर्ड्स में हमारे डिपार्टमेंट बरेली कॉलेज बरेली में लिखा हुआ है कि इन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट से एमएससी करके और उसके बाद नेट क्वालिफाई किया और रानीखेत उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इस समय कार्यरत हैं। मैं उनका आज हमारे बीएससी पार्ट 1 के बच्चों के बीच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे कृपया माइकोप्लाज्मा पर आधारित अपना लेक्चर स्टार्ट करने की कृपा करें। डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और पता नहीं क्यों आज हमारा कैमरा फील्ड लिख के आ रहा है, तो वो फोटो थैंक यू सर। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बीएससी पार्ट 1 के बच्चों को, चूंकि ये बच्चे बिल्कुल नए हैं और कुछ बच्चे तो इंग्लिश स्कूल के हैं और कुछ बच्चे गांव देहात के हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिश्रित लैंग्वेज में अगर आप इन बच्चों को समझा पाएंगे। माइकोप्लाज्मा वायरस और बैक्टीरिया मैंने अभी कल ही खत्म किया है, वायरस भी खत्म कर दिया, बैक्टीरिया भी खत्म किया कल। आप इनकी माइकोप्लाज्मा की ही बारी है, तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। तो नाउ इट्स ओवर टू यू डॉक्टर आरती चौहान, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसको मैं पूरी एफिशिएंसी से निभाने की कोशिश करूंगी कि आपकी जो मेरे ऊपर विश्वास है वो बना रहे। और मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ सारे स्टूडेंट का जो कि जुड़े हुए हैं इस समय और लेक्चर को देख रहे हैं। आज मैं, जैसा कि सर ने बताया, माइकोप्लाज्मा पढ़ाऊंगी। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक मेंबर है। इस समय मैं प्रेजेंटेशन मोड में जब जाऊंगी तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मैम जो स्क्रीन है वो प्रेजेंटेबल हो रही है और मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है। ठीक है। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस वॉइस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा। माइको टर्म एक्चुअली रिलेटेड होती है फंजाई से। प्लाज्मा एक सराउंडिंग फ्लूइड सब्सटेंस, मतलब कुछ ऐसा है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो कभी कभी फंजाई के जैसा दिखता है। और फ्लूइडी है, मींस फ्लूइडी है तो इसका मतलब इसमें सेल वॉल जैसी कंटेंट नहीं होगी, तो इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा टर्म कहा गया। ठीक है ना? क्योंकि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अगर हम प्लांट ग्रुप में या किसी ग्रुप में देखेंगे तो वो ज्यादातर किसकी तरह रिजेंबल करता है? फंजाई की तरह रिजेंबल करता है। लेकिन फंजाई से ये फंजाई नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक मेंबर है। ठीक है। आते हैं, सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन मींस कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है हमारी क्लासिफिकेशन में। तो उसका किंगडम मोनेरा, क्लास मॉलिक्यूल, ऑर्डर माइकोप्लाज्मा टेल्स एंड फैमिली माइकोप्लाज्मा टेसी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी अपना क्लासिफिकेशन इसका रखा गया है।
प्रोकैरियोट्स में है, लेकिन हम इसे बैक्टीरिया के साथ नहीं पढ़ते, क्योंकि सर ने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया लेकिन बैक्टीरिया के साथ माइकोप्लाज्मा नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया से वो कहीं ना कहीं बहुत सारी डेविएशन शो करता है, इसलिए इसका एक अलग क्लास बनाया गया मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्लास डिफाइन करने के पीछे भी ये रीजन है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको बच्चों एक बात तो ये रहेगा दिमाग में कि स्मॉलेस्ट तो वायरस होता है, प्रियॉन्स होता है, तो मैम इसको स्मॉलेस्ट क्यों कह रही हूँ? आप मेरा सेंटेंस समझिए, मैं कह रही हूँ स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर मीन्स जो उसमें सेल की एंटिटी है, मतलब जो लिविंग है। वायरस को हम लिविंग एंटिटी में कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स कि जितनी यूनिवर्स में जगह है उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जहाँ की लाइफ पॉसिबल है वहां पर ये पाया जाता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक इसीलिए इसको माइको, मतलब मैंने बताया कि पहले फंजाई से, क्योंकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक है, तो इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी मेनली जो है पैरासिटिक है, मतलब सेप्रोबिक कम है और पैरासिटिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। हम अंदर से बाहर की तरफ कैरेक्टर्स देख रहे हैं, तो ये है दे हैव स्मॉलेस्ट जीनोम साइज। इसका जो जीनोम साइज है जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, और अप्रोक्सीमेटली 0.58 से 2.2 मेगा बेस पेयर हम इसको मान सकते हैं कि इसके बीच में इसका जो जीनोम साइज है वो रहता है। जीनोम साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन, ठीक है ना। जैसे हमारा जीनोम साइज अगर कंसीडर किया जाएगा तो 23 क्रोमोसोम पर जितने जीन है वो सारे हमारे जीनोम साइज को बनाएंगे, क्योंकि बाकी दूसरा जो है 23 उसकी कॉपी है, ठीक है ना। तो जितनी टोटलिटी ऑफ जीन्स है वो सब जीनोम है। तो इसका जो जीनोम है, मतलब इसमें जो जीन कंपोनेंट है वो सबसे, जितने भी नेचर में लिविंग चीज है, एंटाइटीज हैं, उन सब में सबसे कम होता है। लो G+C कंटेंट, G+C कंटेंट इसमें कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबिलिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। G+C कंटेंट जितना कम होगा उस ऑर्गेनिज्म में उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी या कह सकते हैं म्यूटेशन रेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी G+C कंटेंट कम होता है। इसका रीजन मैं आपको अगर टाइम रहेगा तो बाद में एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल आप ये देखेंगे कि G+C कंटेंट कम रहता है। थर्ड है जेनेटिक मटेरियल जो इसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं पाई जाती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करे। अब जैसे हमारा जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं स्टोन प्रोटीन, जो कि उसे बचाती है डिफरेंट जो केमिकल चेंज सेल्स में हो रहे हैं उनसे। तो इसमें ऐसा कोई भी स्टोन प्रोटीन टाइप की कोई भी बेसिक प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म में पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। जब सर ने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया होगा तो सर ने बताया होगा कि जो बैक्टीरियल जीनोम है वो एक पर्टिकुलर जगह पर कंसाइज रहता है, वो भी क्या कहते हैं उसमें भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, वो भी सारे प्रोकैरियोट, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पर कंसाइज रहता है और उस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ पर कोई न्यूक्लियोइड का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो जो डीएनए है वो पूरी तरीके से खुला हुआ पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। इट हैज a replicating disk which help in replication and separation of genetic material. इसमें एक रेप्लिकेशन डिस्क होती है, इसको मैं लास्ट में आपको फिगर दिखाऊंगी, तब उसको उसमें दिखाऊंगी। इसमें एक रेप्लिकेशन डिस्क होती है। चलिए देख लेते हैं पहले फिगर। यहाँ पर ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है फिगर? आपको दिखाई दे रहे बच्चों फिगर? यस मैम। यस मैम। ये देखो, मैं बता रही थी ना पूरे उसमें साइटोप्लाज्म में डीएनए फैला हुआ है, ठीक है। और इसके साइड में एक रेप्लिकेटिंग डिस्क है।
अब ये रेप्लिकेटिंग डिस्क इसको एक सपोर्ट देती है। अब ये फीता है, अगर ये फीता रेप्लिकेट हो रहा है तो ये फ्रीली मूव करता रहेगा, तो कहीं से प्रॉपरली अलग हो पाएगा। रेप्लिकेटिंग जो डीएनए है, डॉटर डीएनए, वो कहीं से अलग हो पाएगा, कहीं से नहीं हो पाएगा। अलग करने के लिए अब हम ये भी, वैसे भी एक देखो तुम, अगर घर में कोई आपका धागा उलझा हुआ बड़ी जगह में पड़ा है तो आप एक सिरा पकड़ के उसे कहीं से टाइट कर देते हो, फिर बाकी चीजें खोलना शुरू करते हो। ठीक यही काम ये रेप्लिकेटिंग डिस्क करती है। ये एक सपोर्ट देती है जिससे जो न्यू फॉर्मिंग डीएनए है वो प्रॉपरली इससे अलग हो सके, और प्रॉपर जो सिंथेसिस हो रही है, चाहे वो प्रोटीन उसकी एमआरएनए की हो रही है या चाहे वो डीएनए से डीएनए की हो रही है, वो प्रॉपर वे में सीक्वेंशियल हो। तो ये एक सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया में जैसे होगा तो डिफरेंट टाइप की माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनेंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है। जितने मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब एब्सेंट होते हैं, चाहे वो ईआर हो, गोल्गी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, न्यूक्लियस हो, क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, जितने भी जो मेम्ब्रेन, जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो, सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं राइबोसोम सिंपल प्रोटीन और आरएनए के स्ट्रक्चर होते हैं, और वो भी राइबोसोम में जो स्पेसिफिक टाइप के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज 70F। ठीक है, इसमें जो एंजाइम्स है वो बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, ये जो वेरी फ्यू कह रही हूँ तो मैं बैक्टीरिया का से कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि इसका जो रिलेटिव है वो बैक्टीरिया ही है। लास्ट में हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया किस तरीके से अलग हो गए। ठीक है ना, तो इसमें बहुत कम एंजाइम्स पाए जाते हैं, और कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं पाया जाता है जो कि एमिनो एसिड की सिंथेसिस करे। यानी कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए टोटली क्या होता है, दूसरे होस्ट पर डिपेंड रहता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दे कैन चेंज देयर शेप इजीली, बहुत इजीली अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, इसीलिए पहले इन्हें पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म में ये क्या करते थे, अपने आप को चेंज कर लेते थे। और मेनली जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो डिस्कवरी डिजीज, जो ये निमोनिया की डिजीज कॉज करते थे, इस वजह से। इसलिए प्लूरो मतलब लंग्स के लिए हम प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से कहा जाता था। और ये पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारी शेप बदल लेते थे बिकॉज इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। एक तो इनमें कोई भी प्रोटीन एमिनो एसिड की सिंथेसिस के लिए एंजाइम नहीं है, दूसरा इनमें कोई भी डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म नहीं होती है। मीन्स अगर कोई डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है या कोई चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए को रिपेयर नहीं करता। नहीं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और सारे यूकैरियोट और बैक्टीरिया, सभी में एक स्पेसिफिक टाइप की रिपेयरिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन लिमिट तक अपने जो अल्टर्ड डीएनए है उसको और नॉर्मल डीएनए में कन्वर्ट कर सकती है। ये जो माइकोप्लाज्मा है, अगर हम इसकी बाकी सारी फिजियोलॉजी वगैरह देखते हैं तो दे एक्ट एज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल बहुत पतली होती है और वो ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता है क्योंकि लिपिड से भरी हुई होती है सेल। ऐसे ही क्योंकि इसमें सेल वॉल है ही नहीं तो ये स्टेनिंग ही नहीं लेगा, ग्राम स्टेनिंग, तो हम इसको किस में रख देते हैं, रैंडमली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कह देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता है। फिर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी सारी कंक्लूजन को बनाएगा। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग स्टडी shows that these are arise from gram positive bacteria through degenerative evaluation। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है एक्चुअली में कैसे आया, तो बहुत सारी बातें थी कि आया कैसे।
कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि पहले माइकोप्लाज्मा बना, उसके बाद बैक्टीरिया उससे इवॉल्व होकर बैक्टीरिया बना। लेकिन जब इसकी बहुत मॉलिक्यूलर और डीएनए लेवल पर स्टडी की गई, तब ये पाया गया कि बैक्टीरिया का जो इवोल्यूशन हुआ है वो पहले हुआ है और माइकोप्लाज्मा बाद में बना है। कैसे बना है? बिकॉज ऑफ डीजेनरेटिव इवोल्यूशन। डीजेनरेटिव मतलब जो बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं बैक्टीरिया में से कम कर दी गई और माइकोप्लाज्मा बन गया। सेल वॉल निकाल दी गई इसकी, और उसकी जो मेम्ब्रेन थी उसमें उसके कंपोजिशन में चेंज किया गया, और जो उसके अंदर एंजाइम्स थे उनको कम करके देखा गया। देखो आप सब स्टूडेंट एक बात समझ के ये बात हमेशा दिमाग में बैठाओ कि जो नेचर है ये एक लेबोरेटरी है जिसमें ईश्वर कहें या नेचुरल पावर कहें, वो निरंतर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। और कभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं और कभी एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन हर चीज की अपनी नेचर में इम्पोर्टेंस है। एक तो ये है कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा था। देखा गया कि अगर ऐसा करा जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा रहेगा। तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया से सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसका भी इकोलॉजी में अपनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा आज तक एग्जिस्ट करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप लोग पढ़ते समय कि अगर नेचर में कोई चीज बहुत लंबे समय से पाई जा रही है, चाहे वो डिजीज कॉज कर रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए वेस्टफुल है, लेकिन अगर वो नेचर में पाई जा रही है, नेचर उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका एक इस इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है डिसअपियर होता है तो वो रोल खत्म होता है, जिससे वो जो स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है इकोसिस्टम में वो कहीं ना कहीं हिल जाएगी, या जिसे हम कहते हैं जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, जिससे हर ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा या कम सब पर इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो उससे रिलेटेड तो मैंने वीडियो या डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा का जो ओरिजिन है अब ये कंफर्म है। बेटा आप अपने भी बच्चे का माइट जो है अनम्यूट है उसे म्यूट कर लो। अच्छा बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बुआ से बात हुई। थैंक यू वेरी मच। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो ये जो माइकोप्लाज्मा का ओरिजिन हुआ है बैक्टीरिया से हुआ है। किस बैक्टीरिया से हुआ है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुआ। ये क्वेश्चन कई बार जो है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग तरह से आ चुका है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो बैक्टीरिया के फिल्टर के लिए जो फिल्टर पेपर बनाया गया तो उससे ये निकल जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज इनके साइज से बड़ा होता है। और माइकोप्लाज्मा को जो सबसे पहली बार आइसोलेट किया था वो किया था नोकार्ड्स एंड रॉक्स में, ठीक है ना। एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जब हम माइकोप्लाज्मा को ग्रो कराते हैं लेबोरेटरी में, तो उसकी कॉलोनी जो होती है फ्राइड एग कॉलोनी हम उसे कहते हैं, जिसके बीच में सॉलिड मास और जो सराउंडिंग होता है उसका वो कम सॉलिड होता है, यानी कि येलोइश सराउंडेड बाय व्हाइटिश। ऐसी रिजेम्बलेंस माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी जब वो लेबोरेटरी में ग्रो करती है तो देती है, ठीक है। दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स है ये, मीन्स कि वैसे ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक भी रेस्पिरेशन कर सकती है। दे नेवर फॉर्म स्पोर्स एंड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। ये कभी भी नहीं बनाते हैं स्पोर और कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ये क्वेश्चन नेट में भी आया है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें किसी भी टाइप का स्पोर नहीं बनता है।
तो वो ग्रुप है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, दोनों एक ही बात है, आगे बताऊंगी मैं क्या है। तो ये कोई भी स्पोर और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, मीन्स ये इसमें कोई स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए फॉर्म नहीं। स्पोर क्यों फॉर्म होते हैं? ताकि जो जनरेशन है आगे कंटिन्यू कर सके। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्पोर नहीं बनता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो सिंपल या तो फ्रेगमेंटेशन होता है या बाइनरी फिशन होता है। और ये जैसा बैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन होता है, सेम वैसा ही होता है, ठीक है। और सर आपको इसमें बता चुके होंगे, तो इसको मैं बता नहीं रही हूँ कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फिशन होता है। तो इसका जो मेन रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है वो फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फिशन है। कुछ माइकोप्लाज्मा में किसी किसी बुक में लिखा होता है, और मतलब माइकोप्लाज्मा हैव कोलेस्ट्रॉल इन देयर सेल, लेकिन हर माइकोप्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कंटेन नहीं करता है अपनी सेल मेम्ब्रेन में। कुछ माइकोप्लाज्मा, या आप कह सकते हो सब माइकोप्लाज्मा, वो क्या कहते हैं, मोस्ट माइकोप्लाज्मा जो पैथोजेनिक हैं या पैरासिटिक हैं, दे हैव कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन। और कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिक टाइप का लिपिड है जो कि एनिमल सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस कहीं ना कहीं इसको एनिमल से भी रिजेंबल करके कुछ साइंटिस्ट इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया में पाया, मतलब मोनेरा में पाया जाने वाला ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन सबके नहीं, कुछ और मेनली पैरासिटिक जो फॉर्म है उनमें। फाइटोप्लाज्मा एक टर्म होती है। फाइटोप्लाज्मा वो माइकोप्लाज्म होते हैं जो कि प्लांट पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट पर ग्रो करते हैं वो जो माइकोप्लाज्म है उनको हम माइकोप्लाज्म ना कहकर साइंटिस्ट में क्या कहते हैं, डायरेक्ट फाइटोप्लाज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम यहाँ पर, आप सभी को विजिबल है? यस मैम। एक सेकंड, यहाँ पे तो लाइट चली गई। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है 3 लेयर्ड होती है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज है 75 एंगस्ट्रॉम, तो उससे 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कंपेयर टू नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा होती है, ठीक है। डीएनए आपको दिख रहा है पूरे उसमें फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में, रेप्लिकेटिंग डिस्क के 1 एंड पर है, कुछ एंजाइम और राइबोसोम। अब यहाँ पर राइबोसोम लिखा हुआ है, लेकिन आप बेटर तरीके से जब डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे 70s राइबोसोम। मैं एक आपको एग्जाम की परफेक्ट नंबर लाने की स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करें और डायग्राम में एग्जैक्ट चीज को मेंशन करें। जैसे आप प्रोकैरियोट की सेल बना रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल बना रहे हैं, तो उसमें जब आप लिख रहे हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल की जगह लिखिए पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि टॉपर्स में और नॉर्मल बच्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइबोसोम की जगह आप अगर 70s राइबोसोम लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी फिगर ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपकी फिगर और नेमिंग को देख के समझ जाए कि आप इस चीज में आपको नॉलेज है, जो वो चाहता है वो आपको नॉलेज है, ठीक है ना। इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम, ये सब चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट डिजीज एसोसिएटेड विथ माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी कि वो माइकोप्लाज्म जो कि एनिमल में है, और फाइटोप्लाज्म वो माइकोप्लाज्म जो कि प्लांट में है। वैसे तो मेनली जो डिजीज एनिमल में कॉज होती हैं वो या तो मेन जो होता है उनका लंग से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो ह्यूमन में कॉज हो रही है या किसी और एनिमल में कॉज हो रही है। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिजीज सिम्टम माइकोप्लाज्मा की वजह से एनिमल में आता है वो है इम्यूनिटी वीक। तो ये क्या कर देता है, वीकनेस इन इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है। तो ये मेन 2 जो डिजीज सिम्टम है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से
एनिमल में आते हैं। और ह्यूमन की एक मोस्ट कॉमन जो डिजीज है माइकोप्लाज्मा से होती है वो है निमोनिया, जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होती है। और ये जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिटेड होती है ये डिजीज एक ह्यूमन से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ये ट्रांसफर होती है, सॉरी ट्रांसमिटेड होती है ये ड्रॉपलेट से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट में एक ये लाइन, जो पहली लाइन प्लांट में लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है नेट का, CSIR नेट का, कि फाइटोप्लाज्मा किस टिश्यू पर अटैक करता है, टिश्यू सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो आप याद रखेंगे फाइटोप्लाज्मा फ्लोएम लिमिटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनमें फ्लोएम पाया जाएगा या जहां फ्लोएम पाया जाएगा उस जगह पर ये अटैक करता है, फ्लोएम में सर्वाइव करता है, ठीक है ना। और जहां माइकोप्लाज्मा ट्रांसफर होता है ड्रॉपलेट से, वहां जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है फाइटोप्लाज्मा के लिए वो है वेक्टर। और वेक्टर में भी मेनली इंसेक्ट वेक्टर, जिसमें कि मेन ग्रासहॉपर होता है, वो जो है फाइटोप्लाज्मा को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करता है। और यहाँ फाइटोप्लाज्मा को वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखो प्लांट ना छींक सकते हैं ना थूक सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम छींकते हैं तो हमारे छींक में जो ड्रॉपलेट निकलती है उसमें भी म्यूकस सेल होती है, ठीक है ना। यानी कि बैक्टीरिया के या माइकोप्लाज्मा के ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए, एक लिविंग मीडियम चाहिए मोस्ट, तभी एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लिविंग सेल, क्योंकि हम तो छींक लेते हैं थूक लेते हैं, तो उसमें लिविंग सेल या सेल पाई जाती हैं, चाहे वो डेड फॉर्म में हो, तो वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन प्लांट तो ऐसा नहीं कर सकते, तो उनका ट्रांसफर क्या उन्होंने इसके लिए क्या उपाय निकाला है कि वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर, जो प्लांट और मेनली ग्रासहॉपर जो है इस डिजीज को फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इंसेक्ट मोस्ट ऑफ द वायरल बैक्टीरियल डिजीज में वेक्टर का काम करते हैं। ये क्यों है ये कभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि जो फाइटोप्लाज्मा है ये फ्लोएम लिमिटेड ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इसकी ग्रोथ फ्लोएम वाले रीजन में होती है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वेक्टर के थ्रू होता है। बहुत सारे डिजीज हैं प्लांट में जो कि फाइटोप्लाज्मा से होती है, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो गई, और जो क्या कहते हैं बिच ब्रूम ऑफ पपाया या पटेटो हो गई, ये फाइटोप्लाज्मा से होती है। लेकिन मैंने यहाँ एक स्पेसिफिक डिजीज का नाम लिखा है सैंडल स्पाइक डिजीज, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये डिजीज जो है चंदन के पेड़ों में लग गई है MP में, और कहीं केरल के साइड जो कि चंदन की फॉरेस्ट हैं, सैंडलवुड फॉरेस्ट, इनमें लग गई है, और ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत जो है कमेटी बनाई है, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है करोड़ों रुपए का, ताकि ये देखा जा सके कि किस तरीके से इस डिजीज को क्योर किया जा सकता है। और इस डिजीज की वजह से जो है हर साल हमारे जो सैंडलवुड फॉरेस्ट के लाखों पेड़ों को क्या होता है, नुकसान होता है, और हजारों पेड़ जो है काट दिए जाते हैं ताकि इसका आगे ट्रांसमिशन रोका जा सके। इसका मेन रीजन ये है कि इसका जो वेक्टर है अभी नोन नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल सैंडल स्पाइक डिजीज का मेंशन किया। ये किससे होती है, माइकोप्लाज्मा से होती है। थैंक यू। आपको समझ में आया होगा माइकोप्लाज्मा। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबको डिफरेंस पता चल गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सर आई थिंक मुझे लगता है बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है।
हेलो, आदर्श सर। बेटा आपको अगर कुछ भी डाउट है किसी भी माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड टॉपिक में, तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, ठीक है। वो आपको अपने नेट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और मैं हमेशा मतलब मैं अपने भी कॉलेज में बच्चों को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि देखो केवल 20% बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं, बाकी सब केवल एक डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हैं, ताकि हाँ शायद ठीक ग्रेजुएशन आरती, करने के। तुमने काफ़ी जी अच्छे सर। तरीके से इन लोगों को समझा दिया जी जी। और मैं काफ़ी। वही पूछ रही थी बच्चों से कि हाँ कोई डाउट है तो वो पूछ लें हाँ कोई डाउट माइकोप्लाज्मा हो से तो ये लोग रिलेटेड। पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट इनको हो। जी